Hello, boys and girls. Mohit Agarwal here. Good morning, good afternoon, good evening, whenever you're watching this class. So this is audit ka RTP ka part 2, in which we are going to discuss descriptive questions. Now let me tell you, boys and girls, यहाँ पर जो ऑडिट का आरटीपी अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसमें शायद ही ऐसा एक भी क्वेश्चन आए जो मैंने ऑडिट के मैराथन में डिस्कस ना किया हो। तो ऑडिट का जो मैराथन मैंने आपके लिए लगभग 1.5 मंथ पहले जो डाला था, वो ऑडिट का मैराथन आपको पक्का से देख लेना है। 11 घंटा का मैराथन है, लेकिन रुक जाओ, उसमें पहला 6 से 7 घंटा जो है ना, वो पूरा का पूरा ऑडिट का रिवीजन करवाता है, इंक्लूडिंग क्वेश्चन आंसर्स, एंड रेस्ट जो 4 आवर्स का मैराथन है वो तो बैंक ऑडिट है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप ऑडिट का जो 11 घंटा का मैराथन है उसमें पहला 6 से 6.5 घंटा वो तो मैंडेटरी आपको देखना। अगर आप वो देख लेंगे, आपका कॉन्फिडेंस एकदम स्काई हाई चला जाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर आप उसको पक्का से देखिए। उसमें बहुत सारे के सारे टेक्निकल कंसेप्ट जो है ना मैंने डिस्कस किए हैं, ताकि आपका एक बार फटाफट रिवीजन हो जाए। सो मेक श्योर, मतलब हाउ इंपॉर्टेंट दैट ऑडिट मैराथन इज, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एनी वर्ड्स। तो अब ये आरटीपी क्यों? क्योंकि बच्चे बोल रहे थे सर एक बार आरटीपी जो है ना वो पूरा गो थ्रू करवा दीजिए। जैसे आपने पार्ट 1 में सारा का सारा इंटीग्रेटेड एमसीक्यूज करवा दिया था, नॉर्मल एमसीक्यूज भी करवा दिया था, तो हमारा समय जो है बहुत बच गया था। तो इसी रिक्वेस्ट पर अभी हम लोग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कुछ एकदम टफ नहीं लगेगा आपको, अगर आपने मेरा ऑडिट का मैराथन देख रखा है, क्योंकि उसमें ये सारे के सारे बात कवर्ड है। जब मैं अभी डिस्कस करूंगा, आपको भी अगर आपने मैराथन देख रखा होगा तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं देख रखा होगा तो भी यहाँ से अभी वाला क्लास देख लो, फिर मैराथन देख लेना। अब बिकॉज एवरी सेकंड इज अ गोल्ड डस्ट, तो मैं आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस वाला ये जो आरटीपी कब पढ़ना चाहिए? आरटीपी जनरली जब आप अपना फाइनल रिवीजन कर चुके हो उस समय देख लेना चाहिए। जब आप ब्रेक टाइम ले रखे हो, लेजर टाइम ले रखे हो, उसमें ये आरटीपी जो है मेरे साथ साथ करके नक्की कर देना चाहिए। अप्रोक्स 1 आवर हम लेंगे आपका। 1 आवर के अंदर सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, एकदम टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड अपना डिस्कशन रहने वाला है। लेट अस स्टार्ट। सो 1 आवर and all these descriptive questions will be discussed. On an average 13 चैप्टर्स है और आपका यहाँ पर 28 क्वेश्चन है, तो ऑन एन एवरेज हर चैप्टर के इन्होंने दो क्वेश्चन डाल रखे हैं। ठीक है, और कोई नया क्वेश्चन नहीं है इसमें, क्योंकि आरटीपी ये जितना भी आरटीपी है, ठीक है, जो भी पास्ट आरटीपी या मॉक टेस्ट रहा है वहीं से ये सब क्वेश्चन इकट्ठा करके इन्होंने आरटीपी बनाया। कोई नया क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको कोई बोल रहा है नया क्वेश्चन है, बिल्कुल गलत है, इसमें नया क्वेश्चन नहीं है। ऑलरेडी मेरा जो मैराथन था उसमें सारे लेक्चर्स कवर्ड है, पुराने आरटीपी मॉक टेस्ट वगैरह में ऑलरेडी ये सब कवर्ड है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम समझ लो ये एक रिवीजन सा चल रहा है, और 1 घंटा में ये पूरा आरटीपी में आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। हियर वी गो। तो सबसे पहले ट्रू और फॉल्स है, रीजन के साथ आपको लिखना पड़ता है, 2 मार्क का रहता है। ओवरऑल ऑडिट प्लान आई विल बी अ टच स्पीडी। ठीक है, और अब मेरे स्पीड के साथ आराम से मैच कर ले रहे होंगे। ओवरऑल ऑडिट प्लान सेट्स द स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। ये ओवरऑल ऑडिट प्लान सेट्स, ओवरऑल ऑडिट प्लान होता है कि ओवरऑल ऑडिट प्रोग्राम होता है? आंसर इज ओवरऑल ऑडिट प्रोग्राम सेट्स द स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन ऑफ ऑडिट एंड गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ मोर डिटेल्ड ऑडिट प्लान। ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा अगर यहां पर ये स्ट्रेटजी होता और ये प्लान होता। बट यहां इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने बोला कि ओवरऑल प्लान सेट्स द स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन ऑफ ऑडिट एंड गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ मोर डिटेल्ड ऑडिट स्ट्रेटजी। उल्टा बोल दिया इन्होंने। ठीक है, तो ये क्या है, ये फॉल्स है। तो इसका ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा भाई? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट एंड गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। तो बस ये दो शब्द आपस में इंटरचेंज अगर होते तो सही होता, तो इसलिए फॉल्स है। तो अब आप इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? पूरा छाप दीजिएगा, यहां स्ट्रेटेजी और यहां प्लान लगा करके। पॉइंट नंबर 2, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स नो स्पेसिफिक प्रोविजन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, सैलरी एंड ड्यूटीज ऑफ द पावर ऑफ सीएनडीजी। गांजा ले रखे हो क्या? सीएनडीजी अपने पढ़ रखे हैं कि सीएनडीजी का जो प्रोविजंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है प्रिस्क्राइब करता है कि अपॉइंटमेंट कौन करेगा। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट ऑफ सीएनडीजी विल बी डन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। बोलता है कि कुछ प्रोविजन नहीं है, अपॉइंटमेंट इज डन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और जो सैलरी एंड ड्यूटीज एंड पावर्स है ये सब के सब प्रिस्क्राइब्ड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। And it does not guarantee independence. It does guarantee the independence of C&AG of India, because C&AG cannot be removed unless there is a proven misconduct, and it requires president's permission and 3/4 of majority of both the houses present and voting.
तो ये सब आप लिख दीजिएगा। तो ये बिल्कुल फॉल्स है। आगे बढ़ रहे हैं। अभी सीएनडीडी कौन है? अभी सीएनडीडी हम लोग का है, बताइए कौन? जीसी मुर्मू। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था जिस दिन सीएजी जो चेंज हुआ था और ऑफिस रिज्यूम किया था, इसके ऊपर भी मेरा ऑडिट का वीडियो बनाया हुआ। चलो बढ़ो। अभी वो मत देखने लग जाना। अभी क्या देखना है आपको? ऑडिट का मैराथन अगर नहीं देखा है तो पूरा शिद्दत के साथ देखो, उसमें सारा टेक्निकल कंसेप्ट एक्सप्लेन्ड है। देख लोगे मजा आ जाएगा, नहीं देखोगे तो फिर बाद में रहोगे। पॉइंट नंबर 3, when we are designing audit procedures to address an inherent risk of or what can go wrong, we consider the nature of risk of material misstatement. बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल सही। ट्रू फॉल्स बोले ना तो करेक्ट इनकरेक्ट मत लिखना, ट्रू फॉल्स लिखना। करेक्ट इनकरेक्ट बोलेगा तो करेक्ट इनकरेक्ट, ट्रू फॉल्स बोलेगा तो ट्रू फॉल्स। तो ये ट्रू है। We have to consider the nature of RMM while addressing inherent risk or what can go wrong. If an entity has no number of employees at a fixed rate of pay throughout the period, there would be more need to perform test of detail on payroll. क्या बात कर रहे हो यार? अगर एंटिटी में, समझो एंटिटी में अगर पता है, ऑडिटर को अगर पता है कि इस एंटिटी में नो नंबर ऑफ एम्प्लॉय, मान लो 1000 एम्प्लॉय काम करता है और सबका सैलरी फिक्स्ड है, थ्रू आउट द ईयर फिक्स्ड है। 1000 एम्प्लॉय काम करता है और समझ लो से फॉर एग्जांपल इन लोग का मंथ का सैलरी जो है 50,000 है, तो 1000 इंटू 50,000 तो आसानी से हम लोग मैच कर सकेंगे ना। तो उसमें तो यहाँ लिखा हुआ है मोर नीड टू परफॉर्म टेस्ट ऑफ डिटेल ऑन पेरोल, नहीं तब तो टेस्ट ऑफ डिटेल ऑन पेरोल जो है वो परफॉर्म करने का दरकार नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग को sufficient appropriate audit evidence मिल जाएगा। if number of employees are fixed, we multiply it by fixed rate of their pay. Relative is defined in the Companies Act 2013 means anyone who is closely related to another. क्या बकवास बात कर रहे हो भाई? सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 77 रिलेटिव का डेफिनेशन पूरा छाप देना। मेंबर्स ऑफ एचयूएफ, हस्बैंड एंड वाइफ, फादर एंड मदर। तो मेंबर्स ऑफ एचयूएफ हस्बैंड एंड वाइफ, और कौन बताओ? फादर एंड मदर, ब्रदर एंड सिस्टर, सन सन्स वाइफ, डॉटर डॉटर्स हस्बैंड। Section 140, subsection 1, auditor appointed under section 139 may be removed from his office before the expiry of term only by passing BR. No, BR is required, SR is required, prior approval of central government is also required. Okay, let us move on to next true false. 6 true false हो गया। अच्छा, एक गंदा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ट्रू फॉल्स का। अगर कभी भी डाउट हो एग्जाम में और कोई हिंट नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगा कि वो स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, ये गंदा तरीका है। मतलब जब सारे दरवाजे बंद हो गए तब ये याद रखना, कोई हिंट नहीं मिल रहा है, तुक्का ही लगाना हो तो फॉल्स। इन कंसिडरिंग द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ, अच्छा, वी आर कंसिडरिंग क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो हुआ है कि नहीं एटसेट्रा। द ऑडिटर मे नॉट बिकम अवेयर ऑफ पॉसिबल बायस इन मैनेजमेंट जजमेंट। नहीं, ये तो बिल्कुल फॉल्स है। यहाँ पर ऑडिटर जो है वो बिल्कुल चेक करेगा पॉसिबल बायस इन मैनेजमेंट जजमेंट। एक जगह वो कंजर्वेटिज्म को इज्जत दे रहा है, दूसरा जगह वो कंजर्वेटिज्म को इज्जत नहीं दे रहा है, तो बिल्कुल पॉसिबल बायस इन मैनेजमेंट जजमेंट विल बी कंसीडर्ड। लास्ट, one of the key principles of accrual basis of accounting requires assets cost. accrual basis क्या बोल रहा है कि assets cost is proportionally, अच्छा एसेट मान लो से फॉर एग्जांपल बिल्डिंग हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया, तो assets cost is proportionally expense based on the period over which the asset is expected to be used. बिल्कुल, जो यूजफुल उसका एक्सपेक्टेड लाइफ रहने वाला है, यूजफुल लाइफ रहने वाला है, तो हम लोग बिल्कुल जो एसेट खरीदते, मान लो 10 लाख और 10 साल उसका एक्सपेक्टेड लाइफ है, तो हम लोग उसको प्रोपोर्शनेटली जो है डेप्रिसिएशन या एमोटाइजेशन बोल करके बुक करते हैं। तो ये बिल्कुल ट्रू बात है। ठीक है, पीपी होगा तो डेप्रिसिएशन बोलेंगे हम लोग, इंटेंजिबल एसेट होगा तो एमोटाइजेशन। तो ये था 8 ट्रू फॉल्स। अब हम लोग आ जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। अब जैसे आप देख सक रहे हैं चैप्टर नंबर 1 में 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो 2 का ए, 2 का ए ये क्वेश्चन ही है। ऑडिट में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए भाई मैं 1000 बार बोला हूं कि जो मेरा फर्स्ट को चैप्टर है जिसमें 250 क्वेश्चन गोदी में बैठा करके आप लोग को सॉल्व करवाया गया था, 250 क्वेश्चन इन द फर्स्ट 4 चैप्टर्स इटसेल्फ। वो अगर छोड़ दिया तो फिर एग्जाम देने मत जाना। चलो देखो, आएगा सब कुछ, आंसर्स जो है ना सुना हुआ लगेगा, बट यही आंसर इस क्वेश्चन में लिखना है। इट्स द बिगेस्ट चैलेंज इन ऑडिट टू आइडेंटिफाई।
मतलब जब हम आंसर बोलेंगे ना तो आपको लगेगा अरे ये आंसर तो आता है, सुना हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन में आंसर लिखना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है ऑडिट में। तो ये खाली प्रैक्टिस से ही होगा। आई होप आपने प्रैक्टिस कर रखा होगा। अब ये लास्ट मोमेंट एक बार मेरे साथ फटाफट देख लो। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ये क्वेश्चन ही मैं पढ़ रहा हूं, रेफर्स टू एटीट्यूड, बिल्कुल, that includes questioning mind, being alert to the condition that may indicate possible misstatement, either due to error or fraud, critical assessment of audit evidences। ये तो पूरा डेफिनेशन हो गया स्केप्टिसिज्म का, जो ऐसे 200 में हमने पढ़ रखा है। The auditor shall plan and perform audit with professional skepticism, recognizing that circumstances may exist that cause financial statement to be materially misstated. Explain giving examples। अब ये जो इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये एक लाइन का क्वेश्चन है एक्चुअल में अगर देखा जाए। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, दैट्स इट। तो देख रहे हो कैसे इन लोग घुमा करके साइकोलॉजिकली स्टूडेंट के साथ खेल रहा है। मतलब जिस स्टूडेंट का साइकी वीक है वो तो गया, डिस्ट्रॉयड। पूरा स्केप्टिज्म का डेफिनेशन दे दिया, लास्ट में क्या मांगा, एग्जांपल दे दो भाई स्केप्टिज्म का। तो क्वेश्चन क्या है भाई, कहना क्या चाहते हो, स्केप्टिज्म का एग्जांपल। तो एज पर ऐसे 200 आप पहले तो लिख दीजिएगा स्केप्टिज्म का ये डेफिनेशन रिपीट, फिर फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। ये तो हम लोग कितना बार पढ़ चुके हैं, ये तो मैंने एग्जाम जो लिया था उसमें दिया था। स्केप्टिज्म का एग्जांपल्स क्या क्या होगा बताइए। कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंसेस, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंसेस, मिसिंग वाउचर्स, कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंसेस, मिसिंग वाउचर्स, conditions that may indicate possible fraud, circumstances that may indicate application of more audit procedures other than in addition to those prescribed in standard of auditing। क्या क्या फिर से बताइए, कॉन्ट्रैक्टिव ऑडिट एविडेंसेस, मिसिंग वाउचर्स, circumstances that may indicate possible fraud, circumstances that may hint the auditor to apply more audit procedures in addition to those specified in the standard on auditing। ठीक है, फिर circumstances that create a doubt on the reliability of documents, हो गया 5 तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ रहे हैं, बोथ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग आर क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर। मैंने आपको 1000 बार बताया ऑडिट और अकाउंट्स के बीच में इंटर रिलेशन, ऑडिट लॉ के बीच में इंटर रिलेशन, और भी सब्जेक्ट के साथ इंटर रिलेशन है, बट ये दो इंटर रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपको रिलेशनशिप एक्सप्लेन करना बिटवीन अकाउंट्स एंड ऑडिट, आप आराम से लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट एंड interrelation between accounting and auditing. Both these disciplines are interrelated to each other in such a manner that without the other one, the it will be incomplete। तो आप फिर अब लिखना चालू कर दीजिएगा। Even if the accounts are completed, unless it gets audited, तो उसके ऊपर कोई रिलाई नहीं करेगा। और ऑडिट कब स्टार्ट होता है, जब अकाउंट्स खत्म होता है तो ऑडिट स्टार्ट तो होगा। ठीक है, तो खाली अकेला अकाउंट्स के ऊपर अकाउंट्स हो भी जाए तो क्या, अगर ऑडिट नहीं हुआ तो नोबडी इज गोइंग टू रिलाई ऑन इट। और ऑडिट तो स्टार्ट ही नहीं हो सकता जब तक अकाउंट्स कंप्लीट नहीं हो। तो ऑडिटर शुड हैव फुल नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, फिर ऑडिट में हम लोग ट्रू एंड फेयर में भी तो ये चेक करते हैं, सारा अकाउंट्स ही तो चेक करते हैं। बताओ क्या क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई हुआ है कि नहीं, प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसीज हुआ है कि नहीं, अकाउंटिंग एस्टिमेट सही था कि नहीं। ओके, तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। फिर हम लोग आ जा रहे हैं 3 का ए में। ये देख रहे हो 3 का ए, वैसे 3 का भी देख रहे हो, कितना मोटा मोटा क्वेश्चन है, देख रहे हो। अब यही सब चीज से ऑडिट जो सब्जेक्ट है ना वो डिफिकल्ट बन जाता है। अगर तुम सोचो कि बाप रे बाप ये क्या, ये तो नहीं आता नहीं आता नहीं आता नहीं आता नहीं आता, तो सच में नहीं आएगा। आता हुआ चीज भूल जाओगे। स्टे काम, रीड द क्वेश्चन। तुमको ऐसा कॉन्फिडेंस रखना है कि भाई तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट है, मैराथन रिवीजन दिया हुआ है, सारा का सारा तुमको फैसिलिटी मिला है, तो तुमको क्यों नहीं आएगा। देखो, ऐसा कॉन्फिडेंस से जाओगे तो तुम्हारा 80 पार है। और अगर सोचोगे नहीं यार ये छूटा हुआ वो छूटा हुआ है, तो पता चला 50 भी नहीं है। देखो, एज पर ऐसे 220, बिल्कुल ऐसे 220, क्लियर परी एक्रोनिम नाम से हम लोग पढ़े थे। क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, EP shall take responsibility for overall quality on each audit engagement to which the partner is assigned। EP कौन होता है पता है ना आपको, engagement partner। He is a partner or any other person in the firm who has the responsibility of audit engagement, who takes the responsibility of audit engagement, its performance and even submission, issuing of proper audit report as the circumstances warrant। Explain clearly meaning of engagement partner। तो
तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, एज पर SA 220 engagement partner has been defined. Full stop. Engagement partner is a partner of the firm or any other person in the firm who takes the responsibility of audit engagement, its planning, its performance, and issuing the proper audit report as per the circumstances. Also, actions of engagement partner and appropriate messages to other members of the engagement team in taking responsibility for overall audit quality on each audit engagement. तो यहाँ पर बोल रहा है कि ईपी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैसेज रहेगा टू द एंगेजमेंट टीम ऑन ओवरऑल क्वालिटी ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स हमने पढ़ा था इससे रिलेटेड। ईपी का क्वालिटी से रिलेटेड क्या जिम्मेदारी रहेगा भाई, यही कि quality of audit will focus on the following, that audit complies with the professional standards, it complies with all the legal requirements. ऑडिट जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करके हो, लीगल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करके हो, फर्म का, हमारा जो सीए फर्म है उसने भी कुछ क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाए होंगे, तो उससे भी कंसिस्टेंट हो हमारा ऑडिट। तो ऑडिट शुड कंप्लाई विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल रिक्वायरमेंट, ऑलराइट, बट इट शुड आल्सो बी कंसिस्टेंट विद firm's quality control policies and procedures, issue of audit report as per proper circumstances, and members of engagement team should raise the issues without fear and any other concern. They should raise the issues or concerns without any fear. तो ये आप 4 पॉइंट लिख दीजिएगा। बताइए 4 पॉइंट मैंने यहाँ पर क्या क्या बोला। That audit should comply with the professional standards and legal requirement. It should comply with the firm's internal control, firm's quality control policies and procedures, and proper issue of proper audit report as per the circumstances, and the team members should be able to raise their voices and concerns and issues without any fear. ये 4 पॉइंट लिख दीजिएगा यहाँ पर। 3 का बी में हम लोग आ रहे हैं। बाप रे बाप सर, इतना बड़ा मजा देखो 3 का बी का, 3 लाइन का आंसर है। The firm should establish policies and procedures designed to provide it with reasonable assurance. ऐसा policy and procedure बनाना चाहिए ताकि reasonable assurance मिले that policies and procedures related to system of quality control are relevant. ये SQC में अपने पढ़ रखे हैं, SQC 1 में देखो, firm should establish policies and procedures designed to provide with reasonable assurance that जो भी policy and procedure हमने design किया है related to system of quality control are relevant, and those policies and procedures are not only relevant, adequate, operating effectively, etc. देखो ये पूरा का पूरा जो है ना, ये हम लोग SQC 1 का स्टेटमेंट है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ मॉनिटरिंग के अंदर, ये देखो दिस SQC 1। आई होप ये आपने पढ़ लिया होगा भाई SQC 1, 2 महीना पहले ही जो है आप लोग को मिल गया होगा ये SQC 1। इसमें जो पॉइंट है मॉनिटरिंग, उस मॉनिटरिंग के अंदर the firm should establish policy and procedure to provide reasonable assurance that quality control policy and procedure are adequate and operating effectively. अब इसका पर्पस क्या है, ये पर्पस है, और यही 3 पॉइंट आपको लिखना है। पर्पस ऑफ मॉनिटरिंग द क्वालिटी, मॉनिटरिंग वाला पॉइंट था ना, तो पर्पस ऑफ मॉनिटरिंग क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर, ताकि हम लोग ये 3 चीज इवैल्यूएट कर सकें। अरे भाई पॉलिसी एंड प्रोसीजर तो बनाए होंगे ना, फर्म ने अपना पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाया होगा ना क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, तो पॉलिसी प्रोसीजर बना करके छोड़ दोगे? नहीं, उसको मॉनिटर करेंगे सर। क्यों, क्या पर्पस है मॉनिटर करने का क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर को? यही सब अधेयर कर रहे हैं ना प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट को, अधेरेंस टू प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट। फिर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर्ली डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेड है ना। आर वी अधेरिंग टू प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट? क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इज प्रॉपर्ली डिजाइन इंप्लीमेंटेड, एंड रिपोर्ट जो है इट इज एज पर सर्कमस्टांसेस। सर थोड़ा थोड़ा सिमिलरिटी है, हाँ, फिर भी आपको यही वाला आंसर लिखना है। ये देखिए, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ मॉनिटरिंग, वही 3 पर्पस जो अभी मैंने आपको बताया। क्या था पर्पस ऑफ मॉनिटरिंग? द पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, whether the firm is complying with the professional standards and legal requirement in conducting the audit, quality control system is effective and properly implemented or not, and reports are being issued as per the circumstances. ये 3 पॉइंट, ठीक है। आरटीपी का अगर आप आंसर देखना चाहें जो मैंने अभी आपको बताया है, एक बार क्वेश्चन नंबर 3 का
पहले 2 और 3 का दोनों का ही दिखा दे रहा हूँ, फिर से रिवीजन का रिवीजन हो जाएगा। ये रहा 2 का, स्केप्टिज्म का डेफिनेशन लिख देना था और एग्जांपल्स लिख देना था स्केप्टिज्म का, ये चैप्टर। ये एग्जांपल नहीं है, ये एडवांटेजेस था, यू कैन अवॉइड इट। एग्जांपल पूछा था, एग्जांपल लिखना। 2 का भी में इंटर रिलेशन था अकाउंट्स ऑडिट का, बेटर होगा इसको पॉइंट 1 2 3 4 करके लिख देना। पहले एक छोटा सा पैराग्राफ डाल देना, फिर पैराग्राफ के अंदर से पॉइंट ढूंढ करके 1 2 3 4 करके लिख देना। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का जो मैंने आपको बताया था, ऐसे 220 वाला था। क्या क्या मैंने आपको बताया था? 4 पॉइंट लिखने बोला था ना। क्या क्या? कंप्लाइज विद प्रोसेस स्टैंडर्ड लीगल रिक्वायरमेंट, फर्म का क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं, इशूइंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एज पर सर्कमस्टांस, एंड एंगेजमेंट टीम इज एबल टू रेज कंसर्न विदाउट फियर। और एंगेजमेंट पार्टनर का डेफिनेशन शुरू में लिख देना था जो मैंने आपको बताया था। फिर 3 का भी ये क्या था? SQC1 कोट कर दीजिएगा। पर्पस क्या है? ये 3 पर्पस जो भी हमने डिस्कस किया। आर वी अधेरिंग टू प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर्ली डिजाइन एंड इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड, एंड जो रिपोर्ट है वो इशूड, report is issued by the firm are appropriate in the circumstances. ओके, ये हो गया आपका चैप्टर 1 से जो आरटीपी था। अब हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर। बॉयज एंड गर्ल्स, 4A, ऑडिटर shall plan nature, timing and extent, ठीक है, ऑडिटर shall plan nature, timing and extent of direction and supervision of ET। मतलब यहां पर ऑडिटर को प्लान करना है, क्या प्लान करना है? अपना एंगेजमेंट टीम को कैसे डायरेक्शन दे, कैसे सुपरवाइज करे, अपना एंगेजमेंट टीम का डायरेक्शन सुपरविजन को प्लान करना है एंड रिव्यू करना है उनका वर्क को। तो ये जो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एंड रिव्यू ऑफ देयर वर्क है, इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन मेनी फैक्टर्स। अब देखो ये पूरा का पूरा लाइन देखो फिर से रिपीट हो रहा है। ऑडिटर प्लान करेगा क्या? नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम एंड रिव्यू ऑफ देयर वर्क। फिर चालू, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर एंड रिव्यू ऑफ देयर वर्क डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर। तो सीधा यहीं से भी दे सकता था इसी, बट नहीं। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा कूल रहना एग्जाम में भाई। अब यहां पर बोल रहे हैं बहुत सारा फैक्टर्स है, बिल्कुल। क्या क्या चीज का फैक्टर्स पूछा है? जो इतना बड़ा सारा पैराग्राफ रहेगा ना, तुमको क्वेश्चन पहले क्रैक करना पड़ेगा भाई ये मांग क्या रहा है। अब जैसे ये क्या मांग रहा है? फैक्टर्स मांग रहा है। फैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच आई विल डिसाइड द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ माय एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। मैं कितना डायरेक्शन और सुपरविजन करूंगा अपने एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को, इसका फैक्टर्स मांग रहा है। तो भाई ये तो डिपेंड करेगा साइज ऑफ द एंटिटी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, ठीक है, साइज, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, एरिया ऑफ द ऑडिट, कितना टेक्निकल है, तो साइज, नेचर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, एरिया ऑफ द ऑडिट, assessed RMM, assessed risk of material misstatement is, if it is more, then obviously direction, supervision and review will also be more. If it is less, then it will be less. And it will also depend कि हमको कैसा टीम मिला। अगर टीम जो है कम एफिशिएंट है, कम केपेबल है, तो ज्यादा डायरेक्शन सुपरविजन होगा। So it will also depend on efficiency and capability, technical competence of engagement team members। हो गया 4 पॉइंट यहाँ पे लिखना आपको। क्या 4 पॉइंट? मेरा एंगेजमेंट टीम को जो डायरेक्शन सुपरविजन होगा, रिव्यू होगा, वो कितना होगा? 4 फैक्टर के ऊपर में डिपेंड करता है। साइज, नेचर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, एरिया ऑफ द ऑडिट, असेस्ड आरएमएम एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द टीम मेंबर्स। ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, बिल्कुल डॉक्यूमेंट करेगा ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी को ऑडिटर। प्लान एंड सिग्निफिकेंट चेंजेस, एक्सप्लेन इन डिटेल गिविंग एग्जांपल। तो पहले तो आप यही जो आंसर है आपको ब्रॉडली 3 पॉइंट में लिखना पड़ेगा कि फॉलोइंग विल बी द ऑडिटर्स, बोला है ना ये कि डॉक्यूमेंट करेगा, तो बिल्कुल ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट द फॉलोइंग: ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 द ऑडिट प्लान, पॉइंट नंबर 3 significant changes in the strategy and plan and the reasons for such change, ये आपको लिख देना है। उसके बाद और एग्जांपल्स मांगा है, तो ये सब चीज का एग्जांपल्स में आप लिख दीजिएगा। एग्जांपल्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड टू इट, बताइए इसका एग्जांपल्स क्या क्या आप लिखेंगे, एग्जांपल्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड टू इट। और क्या होगा डॉक्यूमेंटेशन में? डिस्कशन with the entities decision makers, discussion with the entities key decision makers, discussion with the management and TCWG। तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग लिखना पड़ेगा। डिस्कशन विद एंटिटीज की डिसीजन मेकर, डिस्कशन विद मैनेजमेंट एंड TCWG, ऑडिट रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है,
तो ये सब चीज डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आएगा। बड़ा सिंपल था, इसका मैं आंसर आपको दिखा दूंगा, पढ़ा दूंगा। तो आंसर यही लिखना था, हाँ यही लिखना था, बट यहां लिखना था, ये बड़ा चैलेंज है। ठीक है, तो अभी तक सच ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ट्रबल दे। आगे बढ़ते हैं 5 का ए। ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम एप्लीकेबल टू ऑल बिजनेस अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस नॉट प्रैक्टिकेबल। एक्सप्लेन क्लियरली द मीनिंग ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। क्या आप एक ही ऑडिट प्रोग्राम बना देंगे अपने सारे क्लाइंट्स के लिए? आंसर इज नो। Different entities, different clients business will be having different nature, size and complexity. So audit program suitable to one client may not be suitable to other client because their nature of operations may be totally different. So developing audit program is essential, but developing different audit programs is more essential as per the size, nature and complexity of every client. तो ऑडिट प्रोग्राम होता क्या है? ऑडिट प्रोग्राम तो डिटेल्ड होता है ना, डिटेल लिस्ट ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स दैट ऑडिटर शैल अप्लाई, डिटेल लिस्ट series of verification procedure that auditor shall apply on the items of client's financial statement to get sufficient appropriate audit evidence on the basis of which audit report will be issued. Coming to 5 का B. In most of the assertions पता है ना, occurrence, existence, completeness, existence, occurrence, completeness, valuation, presentation, disclosure, measurement, ठीक है? ये सारे जो assertions रहते हैं, much of the evidence be drawn and each one should be considered. बिल्कुल, each one should be considered evidence जो हम लोग draw करेंगे, each one should be considered and weighed to ascertain its weight to prove or disprove the assertion. Assertion जो हम लोग को मिल गया तो उसको हम लोग weigh तो करेंगे ना कि वो हम लोग के लिए sufficient है कि नहीं, appropriate है कि नहीं. Auditor picks up evidences from variety of fields, बिल्कुल, analyze and explain with the help of example. तो ये जो variety of fields से evidence मिलता है, कहाँ से मिलता है बताओ? अरे एविडेंस कहाँ से मिलता है वो पूछ रहे, इतना सिंपल है, एविडेंस कहाँ से मिलता है? एविडेंस आपको मिलेगा documentary evidences by inspecting the books of accounts and related documents, physical examination करके, inquiry with management, confirmation from external parties. क्या क्या बोले, फिर से बोलो? documentary examination, physical examination, inquiry from management and TCWG, confirmation from third parties, ठीक है, minute books. तो ये हो गया variety of fields from where we draw evidences. Control, internal controls. अब examples, तो पूछा है कि किस आप कैसे एविडेंस को तराजू में तोलेंगे कि हाँ ये एविडेंस मेरे लिए सफिशिएंट है। तो इसका एग्जांपल दे दीजिए, जैसे कैश, कैश का बेस्ट एविडेंस क्या होगा? काउंटिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैश, इन केस ऑफ कैश द बेस्ट वेट विल बी द काउंट, द बेस्ट assertion will be the count. In case of investment pledged with the bank, if the investment is pledged with the bank, banker certificate. In case of fixed deposit certificate, isn't it? In case of stock count and stock में बेस्ट assertion क्या है? स्टॉक काउंट एंड ओनरशिप, ठीक है। इन केस ऑफ बुक डेटर्स, द बेस्ट वेट विल बी व्हाट? कस्टमर्स लेजर फ्रॉम द थर्ड पार्टी, लेजर फ्रॉम द थर्ड पार्टी। तो क्या क्या है कैश के केस में? क्या मैंने बताया? काउंट, इन्वेस्टमेंट प्लेज विद द बैंक, बैंकर सर्टिफिकेट, एफडी रिसिप्ट, फिक्स्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट, बुक डेट डेटर्स में लेजर अकाउंट फ्रॉम द थर्ड पार्टी, स्टॉक अगेन काउंट एंड ओनरशिप, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना चैप्टर नंबर 2 के, आइए सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या था भाई? मेरा एंगेजमेंट टीम को रिवीजन का रिवीजन, खाली मेरे साथ ये कर लो बस। एंगेजमेंट टीम को डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू कितना करना चाहिए, इसका फैक्टर्स मैंने आपको क्या क्या बताया था? मैंने आपको 4 चीज बताया था कि भाई नेचर, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, एरिया ऑफ ऑडिट, ठीक है, फिर इन लोग का कैपेबिलिटी एंड असेस आरएमएम, और दूसरा वाला तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी का डॉक्यूमेंटेशन वाला था। फिर 5 का ए में
बोलता है एक ही ऑडिट प्रोग्राम सब में ठोक देंगे, ना बाबा ना। और ये वाला क्वेश्चन मेरे को एक अच्छा लगा कि एविडेंसेस जो असर्शन से मिलेगा उसका वेइंग फैक्टर क्या रहेगा। तो अभी तक अगर मैं आपको स्टार मार्क करवाऊं तो ये एक स्टार मार्क कर लो, ठीक है, और ये भी एक स्टार मार्क कर सकते हो। 4 का भी और 5 का भी थोड़ा सा देखने लायक है, बाद बाकी तो ऑलरेडी आपके जबान पर होना चाहिए। हाँ भाई आ जाओ। इफ वी कम टू द आंसर्स, फैक्टर्स ऑफ एंगेजमेंट इनका डायरेक्शन सुपरविजन क्या क्या मैंने आपको बताया था। साइज, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, एरिया ऑफ ऑडिट, असेस आरएमएम, फिर इसका एग्जांपल वही जो मैंने आपको बताया, इंक्रीज असेस आरएमएम रहेगा तो फिर ज्यादा ये सब रहेगा, कम रहेगा तो कम। कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ टीम मेंबर्स, ठीक है, इसका एग्जांपल दे देना कितना एक्सपीरियंस है इन लोग को। ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चीज का, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, प्लान, सिग्निफिकेंट चेंजेस एंड रीजंस फॉर चेंज। और फिर इसी को और एक्सप्लेन करना है। द फॉलोइंग थिंग्स शैल फॉर्म पार्ट ऑफ ऑडिटर्स डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या बताया था, डिस्कशन विद एंटिटीज की डिसीजन मेकर, कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी, ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, एक्सेस लेटर्स। ईयरफोन यूज करना सुनते समय, हाँ, ज्यादा बढ़िया क्वालिटी आएगा। ओके, और भी था ना 5 का बी, असर्शन वाला। अच्छा पहले 5 का ऑडिट प्रोग्राम का डेफिनेशन तो आपको लिख ही देना है। कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर टू बी अप्लाइड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू इशू ऑडिट रिपोर्ट। और फिर यहाँ पर वही सब है जो मैंने आपको बताया था कि बिजनेस इज वेरी नेचर, साइज, है ना, तो व्हाट इज सुटेबल टू वन बिजनेस may not be suitable to others. So evolving one audit program applicable to all business under all circumstances is not practicable. 5 का भी में ऑडिटर पिक्स अप एविडेंसेस फ्रॉम वेरियस फील्ड, डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, मैनेजमेंट, थर्ड पार्टीज, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, इंटरनल कंट्रोल, मिनट्स। अब इसका एग्जांपल्स, कैश इन हैंड में बेस्ट एविडेंसेस काउंट, इन्वेस्टमेंट प्लेज विद बैंक में बैंकर सर्टिफिकेट, बुक डेट में क्लाइंट्स लेजर इनवॉइस जो मैंने आपको बताया था। नाउ कमिंग टू चैप्टर नंबर 3 बॉयज एंड गर्ल्स, लेट अस कंटिन्यू बॉयज एंड गर्ल्स। 6A, important factor in determining form, context and extent of audit documentation of significant matter is the extent of professional judgment. बिल्कुल ऑडिटर अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगा करके डिसाइड करता है कि क्या सिग्निफिकेंट मैटर है। एक्सप्लेन स्टेटिंग क्लियरली एग्जांपल्स ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स। तो आपको यहां पर खाली क्या मांगा है, एग्जांपल्स ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स। तो सिग्निफिकेंट मैटर वो मेरे नजर में क्या होगा, जहां पर रिस्क ज्यादा रहेगा वो मेरे लिए सिग्निफिकेंट मैटर रहेगा। तो एरियाज वेयर रिस्क इज मोर, तो सिग्निफिकेंट मैटर ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट लगाकर डिसाइड करेगा क्या फैक्टर्स पर, यार जहां पर रिस्क ज्यादा है, या फिर ऑडिट प्रोसीजर्स व्हेन अप्लाइड लीड्स टू द कंक्लूजन दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियल मिसस्टेटेड, वो मेरे लिए सिग्निफिकेंट मैटर है। क्या क्या सिग्निफिकेंट मैटर एग्जांपल्स दो मेरे को। चलो बहुत सिंपल है, एरिया वेयर रिस्क इज हाई विल बी सिग्निफिकेंट मैटर, audit procedure applied in a particular item which leads to the belief that it is making the financial statement material misstated, modification of the opinion, okay, तो ये सब मेरे लिए क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन वगैरह, ऐसा कोई सिचुएशन जो लीड कर रहा है ऑडिटर को मॉडिफाई करने के लिए अपना ओपिनियन, सिग्निफिकेंट मैटर है। तो बड़ा सिंपल था, एग्जांपल्स ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर फिर से मेरे साथ बोल दो। एरियाज वेयर रिस्क इज हाई, ठीक है, आइटम्स वेयर रिस्क इज हाई, सिग्निफिकेंट मैटर है। ऑडिट प्रोसीजर्स व्हेन अप्लाइड makes the auditor believe that financial statements are material misstated, मेरे लिए significant matter है। और मेरे लिए significant matter क्या है, modification of opinion, ठीक है सर। ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, sufficiency is the measure of quantity of audit evidences, बिल्कुल, sufficiency means what, quantum, quantity। अब पूछ क्या रहा है इन लोग, फैक्ट
फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑडिटर्स जजमेंट एज टू सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस। लो, क्या फैक्टर्स है जो डिसाइड करने में मदद करेगा कि जितना ऑडिट एविडेंस मैंने ऑब्टेन किया वो सफिशिएंट है कि नहीं? तो यार ये तो इससे सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है ना। क्या बताओ, आराम से लिख देना। मटेरियलिटी ऑफ द आइटम, रिस्क ऑफ मटेरियल, मिसस्टेटमेंट, साइज, कॉम्प्लेक्सिटी। तो इस बड़ा एकदम सिंपल सा था। तो 6 ए और बी में हम कुछ स्टार नहीं लगा रहे हैं, ठीक है? जिसमें स्टार लगा रहे हैं एक बार वापस से गो थ्रू कर लेना। अभी तक 2 क्वेश्चन में मैंने स्टार लगाया था। बढ़ रहे हैं आगे। देयर आर स्पेसिफिक अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स। बिल्कुल, इसका हमने एक अलग से स्टैंडर्ड भी पढ़ रखा है 550। नहीं कर रखा है तो जाकर के देख लेना भाई, यूट्यूब पर अपलोडेड है, अच्छे से पढ़ लेना। And balances to enable users of the financial statement to understand their nature and effect on the financial statement. बिल्कुल, explain in detail stating clearly auditor's responsibility in the above context. तो ऑडिटर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई, ऐसे 550 का ज्ञान लिख देना और 240 का भी ज्ञान लिख देना कि रिलेटेड पार्टी के साथ जब ट्रांजेक्शन होता है ना तो फ्रॉड का चांसेस ज्यादा रहता है। क्यों? बिकॉज मैनेजमेंट मे नॉट बी themselves aware about the related parties. So many related parties might be there कि management may not themselves be aware about the related party transactions and relationships. दूसरा, there is a high chance that management may commit the fraud by concealing the related party transaction or by collusion or concealment. ठीक है, जितना बोले हैं बस उतना ही लिखना है। बढ़ो। नेचर टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी यूज्ड। Nature timing of audit procedure to be used may be affected by the fact that some of the accounting data and other information may be available only in electronic form. बिल्कुल, EDP है at certain points or period of time, explained with the help of example. बिल्कुल, the audit procedures, their timing and nature and timing of audit procedure will have to be changed by the auditor, will have to be adjusted by the auditor if the data is available only in electronic form, either at a certain period of time or at a certain in certain phases of audit. तो अब इसका एग्जांपल मांगे, तो एग्जांपल में आप वही लिख देना कि जैसे मान लो से फॉर एग्जांपल एक इनवॉइस है या परचेज ऑर्डर है, तो इनवॉइस और परचेज ऑर्डर फिजिकली हो सकता है अवेलेबल नहीं हो बिकॉज क्लाइंट ने उसको स्कैन करके डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया हो और खाली स्कैन डॉक्यूमेंट हम लोग के पास जो है वो अवेलेबल हो। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया इसका, और हम लोग को बिल्कुल प्रोसीजर्स जो है अपने हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। आप इसमें चाहो तो थोड़ा सा व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स भी घुसा देना, क्योंकि क्लाइंट का डेटा तो इलेक्ट्रॉनिकल है। अब हम लोग व्हाइट बॉक्स या फिर ब्लैक बॉक्स से भी अप्रोच से ऑडिट करेंगे। चलो बढ़ो। अभी तक कोई स्टार नहीं है, खाली जो शुरू में था वही है। अब इसको देखते हैं। हायर लेवल ऑफ एश्योरेंस मे बी सॉट, हायर लेवल ऑफ एश्योरेंस मे बी सॉट अबाउट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल। मतलब यहां पर इंटरनल कंट्रोल्स का बात हो रहा है। ठीक है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स यानी कंप्लायंस प्रोसीजर। When the approach adopted consists primarily of the test of control, explain and also state when will auditor design and perform test of control to obtain sufficient appropriate audit evidence as to operating effectiveness of relevant control. क्वेश्चन थोड़ा घुमा करके मैं इसको स्टार मार्क दे रहा हूं। आंसर बड़ा सिंपल है, मैं आपको क्वेश्चन पहले समझा दे रहा हूं। यहां पर बोल रहा है कि ऑडिटर कब इंटरनल कंट्रोल्स को अच्छे से जो है स्टेट व्हेन विल ऑडिटर डिजाइन एंड परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल। जो इंटरनल कंट्रोल है उसको अच्छे से वो कब टेस्ट करेगा, ठीक है, और सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑडिटर कब ऑब्टेन करेगा कि इंटरनल कंट्रोल ठीक से ऑपरेट हो रहा है कि नहीं। मतलब क्वेश्चन है कि आपका इंटरनल कंट्रोल ठीक से ऑपरेट हो रहा है कि नहीं, कब ऑडिटर इसका सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हासिल करेगा कि इंटरनल कंट्रोल क्लाइंट का ऑपरेट इफेक्टिवली हो रहा है कि नहीं, कब ऑडिटर इसका ऑडिट एविडेंस हासिल करेगा। देखो, जब अलोन सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स आर नॉट सफिशिएंट एंड व्हेन ऑडिटर वांट्स टू रिलाई ऑन द इंटरनल कंट्रोल, तो जब ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल के ऊपर रिलाई करना चाहता है तब, और जब सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स अलोन सफिशिएंट नहीं है एज एन एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तब। तो ये दो सिचुएशन है। तो आंसर बड़ा सिंपल था, क्वेश्चन घुमा कर था। स्टार मार्क कर लो, एक बार गो थ्रू कर लो। अब उसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि वो मैटर्स बताओ जो ऑडिटर कंसीडर करेगा इन डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल।
तो मैटर्स आपको पूछा है, फैक्टर्स पूछा है दैट ऑडिटर में कंसिडर इन डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो भाई इसका 3 मेजर पॉइंट जो है वो आप लिख दीजिएगा। पहला पॉइंट देखो, क्वेश्चन क्या, मैटर्स दैट ऑडिटर में कंसिडर इन डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, टू व्हाट एक्सटेंट डू आई वांट टू टेस्ट द कंट्रोल ऑफ द क्लाइंट। सबसे पहले तो आप लिख देना कि क्लाइंट ने ये कंट्रोल ऑपरेशंस कितना हद तक यूज किया। क्लाइंट ने अपने कंट्रोल ऑपरेशंस को कितना हद तक यूज किया है। ठीक है, अगर क्लाइंट ने बहुत इंटरनल कंट्रोल का उपयोग कर रखा है, ऑर्गेनाइजेशन का डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, तो हम भी इस पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल ज्यादा करेंगे। दूसरा, ऑडिटर कितना एक्सटेंड तक रिलाई करना चाहता है, टू व्हाट एक्सटेंट डज ऑडिटर वांट टू प्लेस रिलायंस। इफ इट इज मोर देन ऑब्वियसली द एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल विल आल्सो बी मोर। और एक मेन पॉइंट जो आप यहां पर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक क्या हो गया कि मैनेजमेंट ने, क्लाइंट ने, ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कंट्रोल्स को कितना हद तक यूज किया है ऑपरेशंस में, ऑडिटर कितना हद तक रिलाई करना चाहता है। और एक हो गया एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन अगर ज्यादा रहेगा तो हम लोग टेस्ट ऑफ कंट्रोल ज्यादा करेंगे। तो मैं इसको भी एक बार स्टार दे दे रहा हूं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अभी मैंने स्टार किस किस को दिया है भाई, मैंने स्टार दिया है 4B, 5B, 8A एंड 8B। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। 9 का ए, आइए 9 का ए में आइए। द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में एग्जिस्ट एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल आल्सो एंड एट द एसेशन लेवल आल्सो। पूरा ऐसे 315 में जो हमने पढ़ा था यहाँ पर ज्ञान लिख दीजिएगा। तो ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, कोई ट्रिकी भी नहीं है। फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग आरएमएम, ऑडिटर शैल आइडेंटिफाई रिस्क, बिल्कुल, थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो ये भी आपको ऐसे 315 के हिसाब से ही जो अपना आंसर है वो लिख देना है। तो भाई जिनका जिनका ऐसे 315 नहीं पढ़ा हुआ है वो कृपया ऐसे 315 पढ़ लें। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या बोला है, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर्स इंक्वायरीज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैनेजमेंट and those responsible for financial reporting. However, the auditor may also obtain information through inquiries of others within the entity and other employee within different levels of authority. Explain with the help of example. Again, इतना मोटा सारा क्वेश्चन रखा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। क्वेश्चन बोल रहा है इंक्वायरी हम लोग करते हैं मैनेजमेंट से तो करते ही हैं, और भी लोगों से करते हैं, उनका एग्जांपल दो जिनसे इंक्वायरी करके हम लोग एविडेंसेस लेते हैं। तो भाई आपको सारा का सारा एग्जांपल लिख देना है जिससे इंक्वायरी पॉसिबल है। अलग अलग एसेज में हमने पढ़ा है किन किन से इंक्वायरी होता है। तो आप लिखिएगा इंक्वायरी होता है, फिर टीसीडब्ल्यूजी अलग अलग पॉइंट में लिखिएगा। ऑडिटर मेक्स इंक्वायरी ऑन वेरियस मैटर्स, सिग्निफिकेंट मैटर्स फ्रॉम दोस चार्ज विद गवर्नेंस। फिर दूसरा एग्जांपल में लिख दीजिएगा इंक्वायरी इज आल्सो मेड फ्रॉम द एम्प्लॉइज, इंक्वायरी इज आल्सो मेड फ्रॉम इंटरनल ऑडिट पर्सोनेल, इंक्वायरी इज आल्सो मेड फ्रॉम मैनेजमेंट, इंक्वायरी इज आल्सो मेड from the legal counsel, legal department if the client is having. Inquiry is also made from the IT personnel if the client is having the EDP environment. तो बताओ मेरे को फटाफट 5-6 तो एग्जांपल बोल दो, इंक्वायरी किस किस से होगा। बड़ा सिंपल है, इंक्वायरी फ्रॉम टीसीडब्ल्यूजी, इंक्वायरी फ्रॉम मैनेजमेंट, इंक्वायरी फ्रॉम employees of the organization, inquiry from internal audit personnel, inquiry from legal counsel, legal team of the client, inquiry from IT persons। 6 तो एग्जांपल लिख दीजिएगा। एनालिटिकल प्रोसीजर, भाई यहां पर तुमको पूरा इंपॉर्टेंस, शॉर्ट में मैं इसको बता दूं क्या लिखना आपको, इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर लिखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, तो हमने जो 520 में पढ़ रखा है पूरा यहां पर ठोक दीजिएगा, ताकि उससे हम लोग का आरएमएम जो है ना अच्छे से असेस हो जाए। तो पूरा आप इंपॉर्टेंस लिख दीजिएगा एनालिटिकल प्रोसीजर का, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस। बढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आपको इंपॉर्टेंस लिखना है। फिर आ जाइए चैप्टर नंबर 5। अब चैप्टर नंबर 5 में कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता।
फेवरेट चैप्टर है मेरे बच्चों का, फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इन दिस रिगार्ड। बिल्कुल ऐसे 240 हमने इसी में पढ़ा था। Explain what an auditor is expected to do if as a result of misstatement arising from fraud or suspected fraud, auditor encounters exceptional circumstance that bring into the question auditor's ability to continue performing the audit. Auditor perform नहीं कर सक रहा audit, continue नहीं करना चाह रहा audit, तो फिर क्या करे? तो बताओ इसका आंसर बड़ा सिंपल है, auditor should consider his professional and legal requirements. उसने फ्रॉड देखा है, तो अब ऑडिटर शुड कंसीडर हिज प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट, whether he is supposed to report the fraud to any regulatory authority or not. Then auditor should consider whether it is possible for him to withdraw or not from the engagement. Then if auditor decides to withdraw from the engagement, he should inform those charged with governance or the appointing authority, and he should also consider whether there is any legal requirement to inform any legal authority that he has withdrawn and the reason for such withdrawal. बड़ा सिंपल है, आराम से हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, थोड़ा फास्ट जा रहे हैं ताकि आपका टाइम बचे। फ्रॉड ऑडिटर ने देख लिया, तो अब उसका क्या जिम्मेदारी है, ये क्वेश्चन है। 3 जिम्मेदारी है, आइडेंटिफाई प्रोफेशनल एंड लीगल रिक्वायरमेंट, whether there is any legal requirement to disclose it to regulatory authorities or not, the fraud that has taken place. Point number 2, consider whether it is appropriate for the auditor to withdraw or not as per the legal requirement. Point number 3, if auditor withdraws from the engagement, then he should inform TCWG and appointing authority, and should also consider whether there is any legal obligation to inform to any authority about such withdrawal from engagement and reasons for such withdrawal. Question number 12, ये देख रहे हो इतना हाथी जैसा इन लोग क्वेश्चन बना रखा, लग रहा है आंसर ही है, और है क्या 143 सबसेक्शन 12। ले बाबा, 2 बार पढ़े, एक बार इस चैप्टर में और एक बार ऑडिटर वाला चैप्टर में, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स चैप्टर में। इफ एन ऑडिटर, पूरा 143 सबसेक्शन 12 इन्होंने कोट कर दिया, इफ एन ऑडिटर in the course of the performance of his duty of auditor has the reason to believe that offense of fraud involving such amount as may be prescribed, rule number 13 में prescribed है, is being committed by officer employee, auditor shall report the matter to CG। कब? जब 1 करोड़ के ऊपर रहता है, 1 करोड़ और मोर, 1 करोड़ या उससे ज्यादा, 1 करोड़ से कम रहता है तब तो हम लोग एसी और एसी मतलब ऑडिट कमेटी और बीओडी ऐसा केस में बता देते हैं, और अगर 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा रहता है तो सीजी को भी बताते हैं। ये रहा, रूल 13 भी दे दिया है। भाई पूछना क्या चाह रहे हो, सभी तो बता दिए। इट हैज बीन प्रेस्क्राइब कि भाई अगर 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा है तो आप सीजी को बताएंगे। ये जो 2 पैराग्राफ्स था, ये क्वेश्चन नहीं था, ये पूरा का पूरा आंसर था, प्रोविजंस था। एक्सप्लेन द मैनर ऑफ रिपोर्टिंग द मैटर टू सीजी इन द अबव कंटेंट्स, क्वेश्चन ये है। तो क्वेश्चन सिंपली ये पूछ सकता था, एक्सप्लेन द मैनर ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड ऑफ 1 करोड़ और मोर बाय द ऑडिटर, बस एक्सप्लेन द रिपोर्टिंग बाय ऑडिटर ऑफ फ्रॉड ऑफ 1 करोड़ और मोर, कल ये क्वेश्चन आ सकता था। बट तुम्हारे साइकोलॉजी को एकदम दबाने के लिए देखो कितना आधा पन्ना का क्वेश्चन ठोक दिया। तो ये टफ है क्या? आंसर इज ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पूरा तुमको अब यहाँ पर प्रोसीजर लिख देना, हम लोग चार्ट डायग्राम वगैरह सब बना करके सीखते हैं। मैं एक बार फटाफट बोल देता हूं, विद इन 2 डेज, सबसे पहले तो आप ऐसे लिखेगा, as soon as possible but not later than 2 days, मतलब within 2 days of auditor's knowledge of such fraud, auditor will have to report the nature of the fraud, amount of the fraud, nature of the fraud, और बताओ expected amount involved, parties involved, nature of the fraud, expected amount involved, parties involved, to audit committee, and if the audit committee is not there, to BOD within 2 days of the auditor's knowledge, giving them 45 days time to reply with their observation. Now once they, AC or BOD as the case may be, have replied, once auditor has received their reply, auditor along with his observation on their reply within 15 days of such receipt of reply will inform CG, will submit a report to CG. And in case if the 45 days are over and no reply has been received from AC or BOD as the case may be, then on the expiry of 45 days, within 15 days, auditor shall inform CG. अगर 45 डेज का टाइम है, 45 डेज में मान लो 35th डे ही रिप्लाई आ गया, तो वहां से 15 दिन के अंदर सीजी को हम रिपोर्ट करेंगे। 45 दिन पूरा खत्म हो गया, कोई जवाब नहीं आया, तो ऑन द एक्सपायरी ऑफ 45 डेज वहां से 15 डेज के अंदर हम सीजी को रिपोर्ट करेंगे कि भाई जवाब नहीं आया और ऐसा ऐसा है। फॉर्म नंबर कौन सा रहेगा? ADT 4। किसको रिपोर्ट करोगे यहाँ पर सीजी?
द सेक्रेटरी, एड्रेस किसको करोगे? द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, सील्ड एनवलप में, रजिस्टर्ड पोस्ट विद ड्यू एक्नॉलेजमेंट, विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू, ठीक है, एडीटी 4 में आपको जमा करना पड़ेगा। तो ये हमने ऑलरेडी क्लास में बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ रखा है, आगे बढ़ रहे हैं। कमिंग टू चैप्टर नंबर 6, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13 नाउ। खुशखबरी 13 अकेला है, 14 अकेला है, ए और बी वाला नहीं है, तो फटाफट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में इतना जो ज्ञान दिया है, खाली पूछ रहे हैं एक्सप्लेन क्लियरली द मीनिंग ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। मैं आपको दिखाता हूं इसका आंसर। मीनिंग ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, भाई चैप्टर खोलोगे पहला तुमको डेफिनेशन ही मिलेगा ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। लुक, तो आपको क्वेश्चन नंबर 13 में जो हमने पढ़ रखा है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का पूरा डेफिनेशन और उसका जो की फीचर्स है वो लिख देना है। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्या है? इट रेफर्स टू अ बिजनेस एनवायरनमेंट जहां सारे प्रोसेस जो है वो ऑटोमेट रहेंगे, डिसीजंस भी। देखो, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट बेसिकली रेफर्स टू बिजनेस एनवायरनमेंट वेयर प्रोसेसेस, operations, accounting, decisions also, they are all carried out using computer system, also known as information system or IT system. तो क्या क्या? Automated environment refers to business environment where processes, operations, accounting, process, operation, accounting, even decisions are carried out by computer system, also called information system और IT, information technology. फिर इसका फीचर्स वगैरह जो है वो लिख दीजिएगा, ठीक है, और एक एग्जांपल में लिख दीजिएगा कि कैसे परचेज ऑर्डर जो है ईआरपी इंप्लीमेंट करके हम लोग ऑपरेशंस को इंटीग्रेट करते हैं परचेज ऑर्डर के जरिए। एक एग्जांपल मन से बना करके लिख देना बस, ठीक है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन रेलेवेंस ऑफ आईटी इन ऑडिट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर था। रेलेवेंस ऑफ आईटी इन ऑडिट पूछेगा तो पता चल जाएगा आपको, इसलिए देखो क्या घुमा है भाई, क्या घुमा है, जबरदस्त। Explain which of the aspect you will consider relevant as an auditor। बाप रे बाप, तो रेलेवेंस ही तो पूछ रहा है, तो आपको इसका आंसर पूरा का पूरा आईटी का रेलेवेंस इन ऑडिट ये सारा लिख देना, सारा। कंप्यूटेशन कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली कैरिड आउट, अकाउंटिंग एंट्रीज आर पोस्टेड ऑटोमेटिकली, एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कर दीजिएगा। यही एग्जांपल आप क्वेश्चन 13 में भी यूज कर सकते थे। तो कंप्यूटेशन कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली कैरी आउट होगा, है ना। अकाउंटिंग एंट्रीज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा, जैसे टैली में हम लोग देखते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज वगैरह अपने आप हो जाएगा, रिपोर्ट्स जनरेट होगा, यूजर एक्सेस सिक्योरिटी कंट्रोल होगा, ठीक है। आरटीपी में भी एक बार देख लीजिए, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में वही पूरा डेफिनेशन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का। एग्जांपल में यहाँ पर इन्होंने से फॉर एग्जांपल एटीएम का लिख दिया है, ऐप का लिख दिया, मोबाइल फोन के ऊपर 2 लाइन का एग्जांपल है, यहाँ से एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। 14 में जो अभी हमने पढ़ा, रेलेवेंस ऑफ आईटी इन ऑडिट में कंपटीशन कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, अकाउंटिंग एंट्री पोस्टेड ऑटोमेटिकली, ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, रिपोर्ट्स एंड यूजर एक्सेस एंड सिक्योरिटी, ये रहा, सिंपल एकदम, बढ़िया। तो स्टार मार्क मैं इसको नहीं दे रहा हूं भाई, ये ऑलरेडी बुकिश क्वेश्चन है डायरेक्टली। अब आ जाइए ऑडिट सैंपलिंग से, देखिए भाई क्या क्वेश्चन है, कभी डिफिकल्ट हो नहीं सकता, निचोड़ करके पी रखे हो। ऐसे 530 और इसका अलग से हमने चैप्टर भी पढ़ा था सैंपलिंग। सैंपलिंग रिस्क इज अ रिस्क दैट ऑडिटर्स कंक्लूजन बेस्ड ऑन द सैंपल मे बी डिफरेंट फ्रॉम द कंक्लूजन इफ एंटायर पॉपुलेशन वाज सब्जेक्टेड टू द सेम ऑडिट प्रोसीजर। जो प्रोसीजर मैंने सैंपल के ऊपर लगाया है और कंक्लूजन निकाला है, वही प्रोसीजर अगर पॉपुलेशन के ऊपर लगाया होता हो सकता है कंक्लूजन कुछ और होता। रिस्क तो है, इसी रिस्क को क्या बोलते हैं, सैंपलिंग रिस्क। तो एक्सप्लेन इन डिटेल डिस्टिंग्विशिंग, अच्छा सैंपलिंग रिस्क लीड्स टू एररोनियस कंक्लूजन, ऐसा दो ठो है। एक्सप्लेन इन डिटेल डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम नॉन सैंपलिंग रिस्क, तो पहले सैंपलिंग रिस्क को पूरा एक्सप्लेन कर देना है। बताओ, सैंपलिंग रिस्क अराइजेस एट 2 लेवल्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस, रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस को एक्सप्लेन कर देना। टेस्ट ऑफ डिटेल में रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस, रिस्क ऑफ इनकरेक्ट रिजेक्शन को एक्सप्लेन कर देना पूरा। फिर उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कि risk of over reliance and risk of incorrect acceptance will lead to erroneous conclusion. On the other hand, risk of under reliance and incorrect rejection will only lead to application of additional procedure, but over reliance or incorrect acceptance may lead to erroneous opinion. फिर नॉन सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है, उससे आपको डिस्टिंक्शन मांगा है। नॉन सैम्पलिंग रिस्क में क्या हो गया,
say for example wrong information obtained is a non sampling risk. मतलब सैम्पलिंग रिस्क को हटा दो, बाद बाकी जो रिस्क है वो नॉन सैम्पलिंग रिस्क. फॉर एग्जांपल डेटा ही मेरे को गलत मिल गया, ठीक है, इसमें मैंने गलत सैंपल चूज किया ऐसा तो नहीं है, डेटा ही मेरे को गलत मिल गया. रॉन्ग इंफॉर्मेशन, रॉन्ग कंफर्मेशन गिवन बाय द थर्ड पार्टीज, या फिर ऑडिट प्रोसीजर्स दैट वी अप्लाइड वर नॉट एप्रोप्रिएट विद द ऑडिट ऑब्जेक्टिव. तो ये सब नॉन सैम्पलिंग रिस्क होता है. तीन तो बताओ. रॉन्ग डेटा रिसीव, रॉन्ग कंफर्मेशन रिसीव, रॉन्ग ऑडिट प्रोसीजर अप्लाइड, इनकंसिस्टेंट विद ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स. ये आ गया फेवरेट क्वेश्चन, फैक्टर्स. चलो एक सीधा सीधा एक लाइन का क्वेश्चन, इसको भी बता सकता था 4-5 लाइन बना करके, फिर लास्ट में ये पूछ लेता. तो यू नीड टू स्टे वेरी काम व्हाइल अटेम्प्टिंग द ऑडिट पेपर, नहीं तो डिवास्टेट हो जाओगे. फिर मैं जब पेपर खत्म होगा, फिर मैं रियल पेपर का बात कर रहा हूं, उसका फिर मैं एनालिसिस करूंगा, बाल नोचोगे, हे भगवान ये लिखना था, ये लिखना था. तो ऐसा कब होगा? जब लैक ऑफ प्रैक्टिस होगा. तो इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग ऑडिट, यू हैव नॉट प्रैक्टिस ऑडिट, जो मैंने मैराथन बताया था वो सब नहीं देखा, तब दिक्कत आएगा. नहीं तो ऑडिट में आपको दिक्कत नहीं आएगा अगर आप अपना कूल एंड काम मेंटेन करो, कंपोजर मेंटेन करो. अब फैक्टर्स ऑफ सैम्पलिंग बता दो क्या क्या. बिल्कुल साइज ऑफ द एंटिटी देखना पड़ेगा, मटेरियलिटी देखना पड़ेगा, साइज ऑफ द एंटिटी, मटेरियलिटी, टॉलरेबल एरर का रेंज कितना है हम लोग का, कितना डिग्री ऑफ डिजायर्ड कॉन्फिडेंस चाहिए, इंटरनल कंट्रोल देखना पड़ेगा, रिलायबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड देखना पड़ेगा. बस हो गया. फिर से बोल दो एक बार, याद हो जाएगा. साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मटेरियलिटी ऑफ द आइटम्स, टॉलरेबल एरर रेंज, degree of desired confidence required, status of internal control, state of internal control, and reliability of the records and documents. आ जाओ भाई, एनालिटिकल प्रोसीजर में आ जाओ. 520 सही जवाब. वेरी क्विकली क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 अब फटाफट हो जाएगा दोस्तों. इन द प्लानिंग स्टेज एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने से ऑडिटर को समझ में आता है क्लाइंट का धंधा और पोटेंशियल रिस्क. हाँ, तो अब इसी को ज्यादा दम नहीं है, जबरदस्ती इसको खींच करके एक्सप्लेन करना है. क्या प्लानिंग स्टेज में ही अगर हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर लगा दें, इससे कोई फायदा होगा? बिल्कुल. If at the planning stage itself auditor applies the analytical procedure, it will help the auditor to understand the client's business, nature of business, its operations, the new developments that have taken place in the client's business, which auditor might have had been unaware about. तो ये सब आपको जबरदस्ती खींच करके लिख देना. मैं इसका आंसर अभी आपको पढ़ दे रहा हूँ, एक बार इसको भी आप खाली रीड कर लीजिएगा. दूसरा क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं. और बिल्कुल एनालिटिकल प्रोसीजर हम लोग फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल दोनों को कोरिलेट करते हैं, ठीक है. अब जैसे मान लो सेल्स हुआ है 10 करोड़, तो उतना आपके शोरूम में स्क्वायर फीट भी देखेंगे कि जगह था क्या उतना माल बेचने का. नंबर ऑफ एम्प्लॉइज देखा जाएगा, सैलरी आपने दुनिया भर का दिखा दिया तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से कोरिलेट करेंगे. नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इज अ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, स्क्वायर फीट एरिया इज अ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. इससे कोरिलेट करेंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, ताकि प्लॉजिबल रिलेशनशिप दिखाई दे. अब देखो, डिसीजन अबाउट which audit procedures to perform including substantive analytical procedure is based on auditor's judgment. बिल्कुल, it is auditor's judgment which will help in deciding whether to perform test of details यानी vouching verification और substantive analytical procedure और combination of both. तो ये ऑडिटर डिसाइड करेगा कि उसको वाउचिंग वेरिफिकेशन, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर या दोनों को कॉम्बिनेशन कितना लगाना है, कहां लगाना है, ये ऑडिटर का जजमेंट डिसाइड करेगा. And auditor, while deciding such procedures, will make sure that he brings down the assessed RMM to an acceptable low level. देखो ये 2-3 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, मैं इसका आंसर आपको पढ़ दे रहा हूँ. 17 नंबर में क्या था क्वेश्चन, क्या था कि प्लानिंग स्टेज में एनालिटिकल प्रोसीजर क्या मदद करता है, और 18 नंबर में क्वेश्चन क्या था कि ऑडिटर कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, ये उसका जजमेंट के ऊपर है. तो आइए एक बार मैं इसका आंसर आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ ताकि दोबारा आपको नहीं पढ़ना पड़े. ये रहा 17 का आंसर. क्वेश्चन था प्लानिंग स्टेज में एनालिटिकल प्रोसीजर का क्या इंपॉर्टेंस है. प्लानिंग स्टेज एनालिटिकल प्रोसीजर का 3 इंपॉर्टेंस है. इट असिस्ट द ऑडिटर इन अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट्स बिजनेस, पॉइंट 1 दे देना. इट असिस्ट द ऑडिटर इन अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट का धंधा, ये हो गया 1. आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ पोटेंशियल रिस्क, एरियाज ऑफ पोटेंशियल रिस्क पता चलता है, आरएमएम पता चलता है. डेवलपमेंट्स इन द एंटिटीज बिजनेस व्हिच ही वाज प्रीवियसली अनअवेयर, और फिर ये सब से हम अपना नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स डिसाइड करेंगे.
This will assist the auditor in determining nature, timing, extent of audit procedures. ठीक है. Analytical procedures in planning the audit use both financial and non-financial information such as number of employees, square feet of selling space, volume of good produced. ये सब भी हम लोग यूज करेंगे. अब 18 नंबर में क्या था कि ऑडिटर कौन सा प्रोसीजर लगाएगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या. ऑडिटर सब्सटेंटिव प्रोसीजर एट द सेशन लेवल मे बी टेस्ट ऑफ डिटेल यानी वाउचिंग वेरिफिकेशन एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. द डिसीजन अबाउट विच ऑडिट प्रोसीजर टू परफॉर्म, whether to use analytical procedure or not, is based on auditor's judgment. To reduce audit risk at a session level to an acceptably low level. ठीक है, बस इतना ही. उसके बाद देखो अब सारा डायरेक्ट क्वेश्चन का सिलसिला चालू हो गया है. अब यहां से कोई दिक्कत नहीं आ सकता. वाउच और वेरीफाइड ट्रेडमार्क कॉपीराइट भर भर के कर रखे हैं. इन्वेस्टमेंट कंटीजेंट लायबिलिटी, लीज होल्ड राइट सब याद आ रहा है ना. क्लास में गोदी में बैठा करके पढ़ाया गया था. ये चैप्टर अपने लगभग 5 क्लासेस जो है दिए थे. देखो ट्रेडमार्क, देखो ये सेम आंसर्स अपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं. ट्रेडमार्क कॉपीराइट इससे ज्यादा ही पॉइंट्स मैंने आपको बताया होगा. इन्वेस्टमेंट इनकम इन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन आराम से. कंटिजेंट लायबिलिटी भर भर के पढ़ रखे हैं भाई, डायग्राम के थ्रू, चार्ट के थ्रू. और लीज होल्ड राइट्स भी लगभग 1.5 घंटा समझाया गया था. ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज दोनों. तो यहां से आपको रीड करने का दरकार नहीं है, जो मैंने आपको पढ़ा रखा है वहीं से आप कर लीजिएगा. तो कोई स्टार मार्क का तो सवाल ही नहीं होता. देखो फिर क्या है. Significant and important audit activity is to contact the banks, FIs directly and ask them to confirm the amount held in the current account. समझ लो बैंक बैलेंस कंफर्मेशन. तो ऑलरेडी हम लोग को यहाँ पर पूरा बैंक का वेरिफिकेशन वगैरह जो है वो सब लिख देना है. कमिंग टू कंपनी ऑडिट, कभी भी डिफिकल्टी नहीं आ सकता कंपनी ऑडिट में. मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, दबा करके अब आपको पूरा जो है लिख देना है मैनर एंड सिलेक्शन ऑफ प्रोसीजर ऑफ ऑडिटर को. और इसमें साथ में ऑडिट कमेटी का जो सेक्शन 177 में जो ऑडिट कमेटी बनता है उसका भी प्रोविजन लिख दीजिएगा कि ऑडिट कमेटी का रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही अपॉइंटमेंट होगा. तो वो पूरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 22, एजीएम में आर अपॉइंट हुआ था, रिजाइन कर दिया, मतलब कैजुअल वैकेंसी अराइज हो गया बिकॉज ऑफ रेजिग्नेशन. तब तो अकेला बीओडी नहीं अपॉइंट करेगा, कंडीशनल अपॉइंटमेंट रहेगा. बीओडी अपॉइंट तो कर देगा 30 डेज के अंदर, बट इट विल बी अ कंडीशनल अपॉइंटमेंट. एंड बोर्ड जब रेकमेंड करेगा वहां से 3 महीना में जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर को इसका अपॉइंटमेंट अप्रूव करना पड़ेगा. बीओडी अपॉइंटेड एलएस स्टैट्यूटरी ऑडिटर विद इन 30 डेज, यहां तक ठीक है. अब क्या करना है, ऑन रिकमेंडेशन गिवन बाय बीओडी वहां से 3 महीना के अंदर विद इन 3 मंथ्स ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ बीओडी शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग मस्ट अपॉइंट. तो इसको आप प्रोविजन पूरा अच्छे से कैजुअल वैकेंसी का लिख दीजिएगा. केस स्टडी लिखना भी नहीं सिखा रहे हैं, ऑब्वियस सा बात है, आरटी पे डिस्कशन चल रहा है. ये क्वेश्चन मैंने अपने टेस्ट में भी दिया था भाई. 2.5 लाख, 25,000 शेयर, फेस वैल्यू 2.5 लाख. तो रिलेटिव के पास तो फेस वैल्यू अपने देखते हैं, मार्केट वैल्यू नहीं देखते. 1 लाख रुपया तक रह सकता है, ये तो 2.5 लाख रुपया मार्केट, 2.5 लाख रुपया फेस वैल्यू हो गया. फेस वैल्यू देखना है, 1 लाख से ज्यादा है डिस्क्वालीफाइड. मार्केट वैल्यू 1 लाख से कम है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. फेस वैल्यू 1 लाख तक अलाउड है तो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा. और बिल्कुल आपको ये भी लिख देना है कि अगर वो जो 60 डेज के अंदर वो छोड़ देता है तो वो अभी भी एलिजिबल है. फिर मूविंग ऑन, बस 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 बेटा खत्म होने वाला है. इम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ पूरा ऐसे 706, आपको 706 में जो इम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ है उसको एक्सप्लेन कर देना है. क्या था पता है ना, ये कौन सा वाला है, दोज मैटर्स व्हिच हैव बीन एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज्ड एंड प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके ऊपर मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूं यूजर का. तो ये इम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ है. अदर मैटर पैराग्राफ इसका ऑपोजिट होता है, जो डिस्क्लोज नहीं है उसके ऊपर मैं ध्यान आकर्षित करूं तो अदर मैटर पैराग्राफ. बेसिस ऑफ ओपिनियन ऐसे 700 में, बताओ बेसिस ऑफ ओपिनियन में क्या क्या आता है. यही कि ऑडिटर ने स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग फॉलो करके ही ऑडिट किया है. एंड विल आल्सो रेफर अ पर्टिकुलर एरिया इन द ऑडिट रिपोर्ट सेक्शन इन द ऑडिट रिपोर्ट व्हिच डिस्क्राइब्स ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी. इंडिपेंडेंटली ऑडिट के रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करके. एंड ये भी हम लोग को बता देना है कि हमारा काम खाली जो है वो ओपिनियन देना है, जो कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करके ही दे रहे हैं. बैंक ऑडिट में प्राइमरी एंड कोलैटरल सिक्योरिटी, इससे सिंपल क्वेश्चन हो नहीं सकता. मेन सिक्योरिटी अगेंस्ट विच
the loan has been granted to the borrower by the bank and it is a collateral is an additional. प्राइमरी का और एक नाम क्या है? प्राइमरी का और एक नाम क्या है? मेन सिक्योरिटी, ठीक है, और कोलेटरल क्या आपका और एक नाम? सेकेंडरी सिक्योरिटी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये रहा देखिए, प्रिंसिपल सिक्योरिटी इसका और एक नाम है, कोलेटरल का सेकेंडरी। फिर एग्जांपल्स आप दे दीजिएगा ये सब सिक्योरिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब चीज को एक्सप्लेन करने बोला है तो क्लास में एग्जांपल्स के साथ ये सब चीज एक्सप्लेन्ड है। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस था। ये देखो, मॉर्गेज, प्लेज, हाइपोथिकेशन, असाइनमेंट, सेट ऑफ एंड लियन सब में डिफरेंसेस के साथ, लेकिन डिफरेंस पूछा नहीं, आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देना बस। ओके, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर, ये बहुत सारे बच्चे छोड़ करके चले जाते हैं। क्या बताया गया था ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर में? इट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल, वन ऑफ द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑडिट, वन ऑफ द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑडिट। ऑडिट अगेंस्ट रूल ऑर्डर में तुमको 3 पॉइंट याद रखना है कि जो भी गवर्नमेंट का खर्चा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से हुआ है ना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है ना। जो भी गवर्नमेंट का खर्चा हुआ है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से हुआ है ना, इनकंसिस्टेंट तो नहीं है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से हुआ है एंड जो रूल्स ऑफ सीएनडीटी था उसके हिसाब से हुआ है ना। और फिर ये वाला जो है ये ऑडिट ऑफ सैंक्शन है, तो 2 मार्क का है। ऑडिट ऑफ सैंक्शन आपको एक्सप्लेन कर देना है कि व्हाटएवर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड इट शुड हैव बीन सैंक्शन्ड बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। ओके, तो ये ऑडिट अगेंस्ट सैंक्शन हो गया। तो बॉयज एंड गर्ल्स ये था वेरी क्विक, जबरदस्त वाला क्विक रिवीजन ऑफ आरटीपी। तो आरटीपी जनरली लोग जो है वो लास्ट मोमेंट पर लास्ट वीक में ही देखते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको क्या बताया था कि 90% ऑलरेडी हम लोग ऑडिट मैराथन में कवर कर रखे हैं। ऑडिट मैराथन प्लीज 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 देख लेना, बहुत हार्डवर्क किया उसमें। लॉ मैराथन आपने देख लिया होगा, ऑडिट मैराथन मिस मत करना यार, जबरदस्त है, प्लीज देख लेना। और ये आरटीपी जो है यही समाप्त हुआ। जो मैंने 4-5 क्वेश्चन स्टार मार्क करवाया है आउट ऑफ 28 क्वेश्चन, वो थोड़ा सा ट्रिकी था, उसको एक बार वापस से रिवाइज कर लेना, बाद बाकी कोई वापस रिवाइज करने का भी दरकार नहीं। ऑल द बेस्ट, बाय।